दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम श्रीलंका में जो परिस्थिति चल रही है उसके बारे में बात करेंगे और मुख्य उद्देश्य ये है कि श्रीलंका में जिस प्रकार की नीतियां ली गई और उससे कितना एक खराबी पूरे देश में आई। लोगों को पास खाने का नहीं है, लोगों के पास खाने का नहीं है, देश में पेट्रोल नहीं है, स्कूल बंद हैं और पूरी एक ऐसी स्थिति हो गई है जहां लोग परेशान होकर राष्ट्रपति के घर में घुस रहे हैं। और उन्होंने वहां के जो रानिल सिंघे प्राइम मिनिस्टर पहले थे, अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए, उनके घर को भी आग लगा दी, उनके निजी घर को आग लगा दी। और ये जो नज़ारा था काफ़ी एक भयानक नज़ारा था। एक तरफ लोग बेहाल हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही और मूलभूत ज़रूरतें पूरे न होने के कारण वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने हताश हैं, ये पूरा इससे दिखता है। अब श्रीलंका के बारे में अगर देखा जाए तो वैसे तो वहाँ एक जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। और श्रीलंका की जड़ों में एक बात मुख्य रूप से देखने को आएगी कि श्रीलंका में जो सत्ता है उसमें प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर हैं। और पिछले 15-20 साल में जब पहले महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट बने तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर उन्होंने हथिया लिए, उनके पास पूरे पावर आ गए और उन्होंने अपने मन मर्जी से बहुत सारी नीतियां की। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लेजिस्लेचर जो होती है, पार्लियामेंट, बाकी पार्टियों का रोल होता है, वो बहुत कम कर दिया गया और जिसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, उस ऑटोक्रेसी के आधार पर श्रीलंका का राज चलने लगा। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक दो चीज़ें जो आज हो रही हैं उसके प्रतिबिंब इतिहास में भी मिलते हैं। अभी देखा जाए तो पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि पिछले 15 सालों में जो वहाँ ऑटोक्रेसी बढ़ी है उसी के चलते ऐसी नीतियाँ की गई, दो खास तौर से नीतियाँ जिनके कारण देश में आर्थिक बर्बादी और एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा हुआ, उसको पहले देखें। वहाँ एक बहुत बड़ा मतला राजपक्षा एयरपोर्ट बनाया गया, कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर, और बहुत आधुनिक है, वो बहुत बड़ा है, उस पर बहुत खर्चा हुआ, पर वो ऐसी जगह पर है जहाँ उसका कोई उपयोग नहीं है। वहाँ रोज़ 20 से ज़्यादा यात्री आते जाते नहीं हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें सरकार का, देश का कितना पैसा बर्बाद हो रहा होगा। ऐसी उनकी दूसरी जो नीतियाँ हैं, एक और नीति ऑटोक्रेसी के चलते जो आई वो थी कि वहाँ फर्टिलाइज़र्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया और पूरी तौर से ऑर्गेनिक खेती, जो एक तरह से तो आदर्श है, पर वो कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते ये देखने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो उसके कारण पूरी खेती को ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने के कारण इतने बड़े देश में एक साथ, तो वहाँ का जो कृषि उत्पन्न है वो एकदम गिर गया। और ये कृषि उत्पन्न गिरने के बाद बाकी सब प्रक्रियाएं एक के बाद एक उसमें होती रही, जिसके कारण आज के हालात पैदा हुए हैं। अभी तो उनके प्रेसिडेंट एक देश से दूसरी जगह भाग रहे हैं। गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया है और रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। पर आगे क्या होगा, एक नेशनल गवर्नमेंट चलने की बात हो रही है। तो इसमें दो चीज़ें मुझे मुख्य दिखती हैं। एक तो जो नीतियों पर किसी का नियंत्रण न होना, एक दो लोग जो महिंदा राजपक्षा और उनके बड़े भाई अभी जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षा, इन दोनों के हाथ में पूरी सत्ता थी। और इसके पहले महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इसी प्रकार की नीतियों को लगाया जिसमें उनकी जो इच्छा थी उसके आधार पे ज़्यादा चले, देश को ज़्यादा ज़रूरी है, देश की ज़रूरतों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। और ये इस प्रकार की ज़्यादा सत्ता क्यों आई, उनके पास क्यों आई, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और एक कारण जो मुझे लगता है जो बहुत जिससे काफ़ी सीखना चाहिए वो ये है कि श्रीलंका में जिसको हम यहाँ सांप्रदायिक सवाल कहते हैं, वो वहाँ एथनिक
क्षेत्रीय मामले के रूप में रहा। वहाँ श्रीलंका में आज अगर देखा जाए तो सिंहला बुद्धिस्ट ये 70% से ऊपर हैं। वहाँ हिंदू तमिल 12% के आसपास हैं और मुसलमान 7% के आसपास हैं और क्रिश्चियन थोड़ी संख्या में हैं, 1-2% के आसपास। अब ये देश जब 1948 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो उस समय भी ये तमिल, वैसे तो हिंदू है वो, तमिल और सिंहला का एक जो चल रहा था उसको ब्रिटिश ने हवा दी होगी। तो आज़ादी के समय ही जो दो बड़ी पार्टियां थी वो किस आधार पे सत्ता पे आती हैं, वो सत्ता पे आती हैं और पहला समझौता ये करती हैं कि जो तमिल हैं इनको हम पूरी नागरिकता के अधिकार नहीं देंगे। ये उनका एक सत्ता पर आने का सवाल है। 12% जनसंख्या, उनको नागरिकता का अधिकार न देंगे, इस आधार पे पहली सरकार बनी। बाद में जो सिंहला सांप्रदायिक समूह थे, अब यहाँ ये बात याद रखिए कि बुद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदू धर्म हो, किसी के नाम पर भी जब सत्ता आती है तो वो इस प्रकार के निर्णय लेती है जिससे अल्पसंख्यकों को बहुत दुविधा होती है, उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। और यही बात श्रीलंका में हुई। 1948 में आज़ादी मिली। उसके बाद जब सिंहला ग्रुप्स का दबाव बढ़ा तो उन्होंने उसके बाद जो सरकार बनी SW बंदारनायके की, उन्होंने इस आधार पे वो सत्ता पे आए कि वो सिंहला को एकमात्र राष्ट्रभाषा रखेंगे और जो बाकी तमिल है और दूसरी भाषाएं हैं उनका इसमें कोई अधिकार नहीं रहेगा। वो जो सत्ता में आए तो उन्होंने इस बात को लगाना चालू किया। पर उस समय जो बुद्ध जो थे राजनीतिक ग्रुप जो बुद्धिज़्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे, उन्हें लगा कि SW बंदारनायके ये पूरी तौर से तमिलों को जितना दबाना चाहिए, हिंदुओं को जितना दबाना चाहिए उतना नहीं दबा रहे। इसी नाम पर एक बुद्ध भिक्खु ने 1959 में SW बंदारनायके की हत्या की। अब इस हत्या के बाद फिर जो सरकार बनी उसमें SW बंदारनायके की विधवा जो थी श्रीमाओ बंदारनायके, वो प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बाद में जो हुए लाल बहादुर शास्त्री, उनको बुलाया और एक समझौता किया कि 5 लाख तमिल को भारत वापस ले लेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि वहाँ के बहुत सारे तमिल भारतीय मूल के हैं। वहाँ वो जो प्लांटेशन लेबर यानी जो केले और दूसरे इस प्रकार के बाग होते हैं उनमें काम करने के लिए गए, बहुत गरीब, बहुत लाचार हालत में वो थे और उनके 5 लाख ऐसे लोगों को वापस भारत में लाने की बात लाल बहादुर शास्त्री ने स्वीकार की। अब इसी के साथ साथ वो जब गए तो उसके बाद भी परिस्थिति सुधरी नहीं। तमिलों पर बाद में वहाँ राष्ट्रीयकरण के नाम पे, नेशनलाइजेशन के नाम पे तमिलों को पूरा उनके ज़मीन से, उनके चीज़ों से वंचित कर दिया गया और वो गरीबी की गर्त में और ज़्यादा गिरने लग गए। यहीं से उनमें एक रोष पैदा हुआ, उनका संगठन बना और इस संगठन का एक भाग जो बना, जो उसमें एक तीव्रता आई, उन पे अत्याचार बढ़ने लग गए, तीव्रता आई और एक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ये बना जो आतंकवादी कृत्यों में विश्वास करता था। अब इन आतंकवादी कृत्यों को विश्वास करने, अब इनका समाधान क्या था, ये तो सरकार को सोचना था, पूरे देश को सोचना था। पर बुद्धूबाला सेना सरीकी ऐसे बहुत संगठन आए जो सिंहला प्राथमिक हैं। उनकी मुख्य विचारधारा क्या थी कि सिंहला श्रीलंका के प्राथमिक लोग हैं, इसलिए जो हिंदू तमिल हैं उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। ये उनकी तीव्रता बढ़ती गई और इसी तीव्रता को बढ़ते हुए दूसरी तरफ से अवरोध के रूप में LTT आया। अब LTT जब उसकी सत्ता, उसका एक उपद्रव हुआ, LTT कोई सही रास्ते पे नहीं जा रहा था, उसने आतंकवाद के कृत्य किए और पर पूरे तमिल को दबाने के लिए फिर महिंदा राजपक्षा जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बहुत क्रूरता से तमिलों की हत्या करवाई।
ये प्रेसिडेंट थे और उनके भाई डिफेंस सेक्रेटरी थे, जो गोटाबाया राजपक्षा, जो बाद में जाकर प्रेसिडेंट बने। अब इन्होंने एलटीटी को समाप्त करने के लिए जो नीतियां अपनाई, उसमें बेगुनाह सिविलियन नागरिक तमिल बड़ी संख्या में मारे गए। एक तरफ एलटीटी उनको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करती थी और दूसरी तरफ गोटाबाया राजपक्षा ने कहा कि भाई इन पर भी आप हमले करो, इनको भी मारो। जो सेफ जोन जिसे कहा जाता है, और इवन हॉस्पिटल्स जहाँ ज़्यादा तमिल पेशेंट्स थे, तमिल मरीज़ थे, उन पर भी हमले किए गए। परिणाम ये हुआ कि जो वहाँ की राजनीति है उसने पूरा दक्षिणपंथी रास्ता अपनाया। और पहले महिंदा राजपक्षा ने अपनी नीतियों को अपने अधिकारों को मजबूत किया। बाद में दूसरे चुनाव के बाद गोटाबाया राजपक्षा वो प्रेसिडेंट चुनकर आए। उन्होंने देश की सुरक्षा के आधार पे सत्ता हासिल की। अब उनके सत्ता में हासिल होने के बाद तब तक ये सब चल रहा है मनमर्जी। कहीं एयरपोर्ट बना रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, कहीं ऑर्गेनिक खेती ला रहे हैं जिसके कारण बाकी उत्पन्न कम हो रहा है। तो श्रीलंका की जो आर्थिक परिस्थिति थी वो लगातार गिरती गई और इसके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई जहाँ आज लोग इतने हताश हैं और पूरा देश इतने संकट में है। तो मुख्य रूप से जो सीखना ये है कि जैसे सिंहला बुद्धिस्ट ने अपनी पहचान के आधार पे राजनीति को मजबूत किया और उस राजनीति ने एक ऐसा देश को ऐसा दिशा में मोड़ा जहाँ अधिनायकवाद, ऑटोक्रेसी ज़्यादा मजबूत हुई और ऑटोक्रेसी ने ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश आज पूरा तबाही के आसपास पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका में लोकशाही बहाल होगी, लोगों की जो समस्याएं हैं रोजी रोटी से जुड़ी वो समस्याएं हल होंगी और शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र की स्थापना जो प्रेसिडेंट पर, प्राइम मिनिस्टर पर इस प्रकार का दबाव ला सके कि वो ऐसी नीतियां करें जिनसे लोगों की बेहतरी हो। उनकी केवल एक विम, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, मर्ज़ी आ गई तो एयरपोर्ट बना दिया, मर्ज़ी आ गई तो ऑर्गेनिक खेती को लागू कर दिया। इस प्रकार की नीतियों से जो देश को नुकसान हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ श्रीलंका के हालात सुधरेंगे और बाकी देश जिनमें धर्म के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे राजनीति मजबूत हो रही है, वो इस धर्म के नाम की राजनीति को छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपनी राजनीति को दिशा देंगे ताकि उन देशों में भी सब लोग खुशहाली से रह सकें, बेहतरी से रह सकें, बराबर अधिकारों से रह सकें। और धर्म के नाम पर भेदभाव गलत है, इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है और लोकतंत्र कमज़ोर होने से एक प्रकार से ऑटोक्रेसी का बढ़ना, दूसरी तरफ से माइनॉरिटीज़ पर हमलों का बढ़ना ये होता है, जिससे देश की बर्बादी के रास्ते शुरू होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक अच्छा भविष्य देख पाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।